स्टूडेंट, मैं मानिकपुरी सर, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पिछले टॉपिक्स में हमने अध्याय 1 विद्युत क्षेत्र और आवेश के बारे में पढ़ा, तो आज हम दूसरे टॉपिक की आवेश जो होता है वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है। हमने पिछले टॉपिक में ये देखा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से वो व्यवहार करता है। हम इस टॉपिक में हम देखेंगे कि वह जो आवेश उत्पन्न हुआ है वो कैसे हुआ और किस कारण से होता है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है, और ये भी जानते हैं कि जो अणु होते हैं वो कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और उस परमाणु के जो केंद्रीय भाग को हम नाभिक कहते हैं। तो हम ये देख सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी इस प्रकार से आवेश के हमारा जो टॉपिक होगा वो आवेश के उत्पत्ति, यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर आवेश के उत्पत्ति का सिद्धांत हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम देख सकते हो कि जैसे हमने कहा कि पदार्थ जो होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है, और अणु जो होते हैं वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास कोई एक पदार्थ है, जैसे ये यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक पदार्थ है, ये तो ये जो पदार्थ है वो कई परमाणुओं से मिला। तो जो परमाणु होते हैं उसके केंद्रीय भाग, यहाँ पर हम एक केंद्र बनाते हैं जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसके नाभिक, जिसको भार, जो केंद्रीय भाग होता है जिसको हम लोग कहा जाता है नाभिक, यानी एक पदार्थ के जो परमाणु है उसके केंद्रीय भाग को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर नाभिक कहते हैं। इस नाभिक पे प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन, यहाँ पर प्रोटॉन को P से दर्शाते हैं और न्यूट्रॉन यहाँ पर जो प्लस है, मतलब इस पर प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है। यहाँ पर न्यूट्रॉन भी होता है लेकिन यहाँ पर इस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता। जैसे जैसे हम इसकी जो कक्षक होता है प्रोटॉन से, जैसे जैसे हम दूरी, उसके प्रोटॉन की चारों ओर यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसके चारों ओर। जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर ये धीरे धीरे इसकी कक्षक जो होती है वो बढ़ती जाती है, ये इलेक्ट्रॉन इसके कक्षक में गति करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, इस पर ऋण आवेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या पाया जाता है, ऋण, यहाँ से हम बोल सकते हैं इसको ऋणात्मक। ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो सारे हैं वो दिख रहे हैं वो आपको, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे वो कक्षक से दूरी बढ़ती जाती है। अब बढ़ती जाती है जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों पर जो बल होता है, आकर्षण बल, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और जो सबसे नज़दीक होता है, जो नाभिक के पास वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इससे बंधे रहते हैं, जैसे यहाँ पर बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंध। यहाँ पर जो एक बंध होता है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, यहाँ पर ये सबसे अधिक आकर्षण है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों पर जो मान होता है, आकर्षण बल का मान धीरे धीरे कम होता रहता है। और जो बाहरी कक्षक होता है, जैसे यहाँ पर ये बाहरी कक्षक है, तो ये बाहरी कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर्षण बल से बहुत कम बंधे होते हैं, और बाह्य ऊर्जा के कारण ये उस पर गति करने लगते हैं। यानी जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है वो इस पर गति करने लगता है, और जब ये गति करता है तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी किसी भी पदार्थ का धनात्मक और ऋणात्मक होना इस मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है कि ये इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से धनात्मक होगा और किस प्रकार से ऋणात्मक का काम करता है पदार्थों में। तो ये सारे का प्रभाव, ये इलेक्ट्रॉनों के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कारण ही किसी भी पदार्थ में धनायन उत्पन्न होना या ऋण आयन उत्पन्न होना,
ये इस पर निर्भर करता है। जैसे हमने अभी देखा कि पिछले टॉपिक में देखा था कि जब हम कांच की छड़ को जब रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पे धनावेश हो जाता है और रेशम के कपड़े पर वहाँ पर क्या हो जाता है, ऋणावेश हो जाता था। तो ये कैसे होता है, और ये भी बता दें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वह क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन भी होंगे। आपने ये भी यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर P और N, जैसे यहाँ पर प्रोटॉन और N दोनों हैं, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है। फिर भी से कोई भी पदार्थ जो होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों आवेश है, धनावेश भी है और ऋणावेश भी है, इसलिए ये पदार्थ क्या होते हैं, विद्युत रूपेण से उदासीन पाया जाता है। यानी यहाँ पर पदार्थ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विद्युत रूपेण से उदासीन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों भी आवेश होने के कारण से यहाँ पर ये ना तो ये धनावेश में माना जा सकता है, ना ही ऋणावेश में माना जा सकता है, इसलिए कहा जाता है इसमें उदासीन कहा जाता है। अब साथ में आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका कारण क्या, जब हम किसी पदार्थ को जब रगड़ते हैं तब क्या होता है, ये भी देख सकते हो। और यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बराबर होता है। यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अंतिम कक्षक में गति करता रहता है। यानी किसी भी पदार्थ को धनावेश और ऋणावेश होने के लिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और यहां पर ये हो गया आपका प्रोटॉन, ये होता है इसको न्यूट्रॉन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये हो गया प्रोटॉन और ये हो गया न्यूट्रॉन और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इन सभी के कारण यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, तो ये जो होते हैं ये किसी भी पदार्थ का धनावेश होना ऋणावेश होना ये उसका उत्तरदायी होता है। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग पहले बात किए कि जब हम कांच की छड़ को तो किससे रगड़े थे हम, यहाँ पर रेशम के कपड़े से। रेशम के कपड़े से। तो जब हम यहाँ पर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़े थे तो उस समय यहाँ पर दोनों पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या ने दोनों आवेश बराबर थे। तो जब हम इसमें रगड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ कहा गया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का धनावेश होना और प्रोटॉन और ऋणावेश होना ये उत्पन्न करता है। तो जैसे हम इसको बाहरी ऊर्जा से या इसको हम घर्षण से या अन्य बाह्य स्रोत से किसी भी तरह से हम इस मुक्त इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकते हैं। रगड़ने से ये क्या होते हैं, वो गति में आ जाते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं, या तो अंदर आ जाएंगे या तो फिर बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का होता है। तो सेम यहाँ पर वही देखते हैं, जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, कांच की छड़ से जो होता है इलेक्ट्रॉन, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चले जाते हैं, रेशम के कपड़े में। अर्थात यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ का गति करने लगता है, रेशम के कपड़े की ओर चल देता है। और यहाँ पर रेशम के कपड़े में आवेश की मात्रा जो होती है, इलेक्ट्रॉनों का मात्रा जो होती है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गई, अधिकता। तो इसमें अधिकतम हो गई, अधिकतम यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अधिकतम हो गया। और इसमें क्या हो गया, कमी, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, यहाँ पर कमी हो गई। तो दो कमी होने के कारण क्या हो गया, कांच की छड़ जो होता है वो धनावेश हो जाता है और रेशम का कपड़ा जो होता है वो ऋणावेश हो जाता है। ठीक उसी तरह दूसरे में जब हम एबोनाइट का छड़ लिए थे और दूसरा होता था ऊनी, तो यहां पर जब हम क्या करते हैं, ऊनी कपड़े से जब रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाता है, यहां आ जाता है। तो एबोनाइट में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम हो जाती है और यहां पर कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अधिक हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं।
तो यहाँ पर इसमें ये क्या हो गया, इससे कमी कम, तो ये हो गया आपका, ये हो गया धनात्मक और ये हो गया आपका ऋणात्मक। इस प्रकार से किसी भी पदार्थ का धनावेश होना और ऋणावेश होना मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि आवेश का उत्पत्ति का जो सिद्धांत होता है वो किस प्रकार किसी भी पदार्थ को धनावेश होना और ऋण आवेश होना ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर ही निर्भर करता है। यानी हमने एक बार और इसको ये हम देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये आज का ये टॉपिक है। इस पर कोई भी समस्या हुआ या कुछ भी आपको पूछना है कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट्स का उत्तर दें और आगे आपकी छोटी छोटी समस्याओं को भी हम पूरा कर सकें।